जय हिंद। आप देख रहे हैं दाहिने से तेज चल। मैं हूं कर्नल दानवीर और आज मेरे साथ दाहिने से तेज चलेंगी गौरी द्विवेदी जी। ये प्राइम टाइम एंकर कई चैनलों में रह चुकी हैं। फॉरेन अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी ये बहुत बारीकी से जानती हैं। तो आइए बात करते हैं गौरी द्विवेदी जी से। गौरी द्विवेदी जी, आपका दाहिने से तेज चल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आपको मालूम है, इंडो पैसिफिक रीजन और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझाएं कि ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो हुई है, जिसके अंदर जो बाइडेन ने एशिया पैसिफिक का नाम ले लिया है, जबकि पहले ट्रंप इंडो पैसिफिक रीजन के तौर पर इसको मुखातिब करते थे। तो क्या कुछ चेंज इन स्ट्रेटेजी आपको नजर आती है, या इट इज जस्ट वन ऑफ दोज नॉमेनक्लेचर्स, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो बोलूंगा, दैट टाइप्स? करण सिंह, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया अपने शो पर। और जहां पर हम ये इंडो पैसिफिक एशिया पैसिफिक की बात करते हैं, देखा जाए तो नॉमेनक्लेचर में बहुत कुछ रखा है। एशिया पैसिफिक से उसे करा ही इंडो पैसिफिक इसलिए था कि ये माना जा रहा था कि इस रीजन में पहली चीज तो इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो इंडो पैसिफिक की परिभाषा है उसमें एक फाइनली जाके एक सहमति बनी थी। क्योंकि पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की परिभाषा इस रीजन की अलग रही है, इंडिया और जापान की परिभाषा अलग रही है। उसका कारण यह है कि हमें हिंद महासागर, जो कि हमारा इंडियन ओशन रीजन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए साउथ चाइना सी, जो कि उनके करीब पड़ता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। पर अब जाके इस परिभाषा में एक सहमति बन चुकी है। इस वक्त अगर जो बाइडेन, जो कि अगले प्रेसिडेंट हैं यूएस के, अगर वो इस तरह की परिभाषा में कुछ भी अगर तब्दीली लाते हैं तो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। एक तो इस रीजन को कैसे टैकल किया जाएगा, और दूसरा ये भी फर्क पड़ेगा कि उनके लिए इस, देखिए ये रीजन बहुत वास्ट है। ये ईस्टर्न अफ्रीका से लेके ऑल द वे टिल वेस्टर्न शोर्स ऑफ अमेरिका तक है। ये बहुत वास्ट रीजन है। पर अगर इसमें अमेरिका सोचता है कि उसे कोई एक स्पेसिफिक एरिया पर ही फोकस करना है, तो यहाँ के बाकी सारी कंट्रीज पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये जरूर होगा, क्योंकि जो बाइडेन की चीन से की जो स्ट्रेटेजी होगी उसमें बहुत फर्क होगा डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी से। कितना होगा ये तो हमें समय ही बताएगा। तो बेसिकली मतलब निकाला जाए कि जब हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो बेसिकली इट इज टू काउंटर द हेगेमनी ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी। लेकिन जब हम एशिया पैसिफिक उसका नाम देते हैं, और क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है एशियाई रीजन में, तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन एक तरीके से नॉन एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर रहे हैं एज फार एज दिस होल इशू ऑफ इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, राइट? बिल्कुल। मुझे लगता है जो बाइडेन की स्ट्रेटजी कॉन्फ्रंटेशनल नहीं रहेगी चीन को लेके, जो डोनाल्ड ट्रंप की रही है, और उससे पूरे रीजन की सारी डायनामिक्स पे असर पड़ेगा। असर पड़ेगा इंडिया पे, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पर और क्वाड पर। क्योंकि पहली बारी क्वाड, जो कि 2007 से आगे पीछे हो रहा था, फाइनली जाके 2020 में जाके 13 वर्ष बाद एक सहमति बनी थी कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, एक मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग तक लेके जाना चाहिए। पर अगर जो बाइडेन रिवर्स गियर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी भी उसी तरह से इम्पैक्ट हो जाएगी। देखिए, जैसा कि हर एक मुल्क अपने मफाद को आगे रखता है डिप्लोमेसी में, पॉलिटिकल अरीना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान भी अपना इंटरेस्ट आगे रखेगा। जो बाइडेन अगर शिफ्ट करेंगे गोल पोस्ट, तो इंडियन जो कंसर्न्स हैं दे विल कंटिन्यू टू रिमेन द प्लेस एट द प्लेस वेयर दे आर। तो आपका मैं ब्लॉग रेफर करूंगा, आपने अपने ब्लॉग में रिसेंटली लिखा है अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक हेफ्ट। तो उसको आप इसको कैसे इंडो पैसिफिक इशू से जोड़ रही हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी, देखिए इकोनॉमिक हेफ्ट तो अगर आप देखें, चीन एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल माइट फ्लोज फ्रॉम इकोनॉमिक माइट। भाई वो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो जो कर रहा है बीजिंग, चाइना पिछले 10 साल से, वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अगर इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता है तो उसे वो इकोनॉमिक हेफ्ट डेवलप करनी पड़ेगी। हमें इस तरह का पैसा क्रिएट करना पड़ेगा अपने जीडीपी में, अपने ग्रोथ में, कि हम अपनी डिफेंस फोर्सेस पे लगा सकें, हम
अपने आसपास के छोटे कंट्रीज को भी मदद कर सके। देखिए जिस तरह से चाइना पैसा फेंक रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, भाई सालों बाद उन्हें समझ में आता है कि हमारा ऋण इतना बढ़ गया कि हम तो अब कर्ज में डूब गए। बट शुरू में तो उन्होंने उन्हें इंटाइस कर लिया, शुरू में तो उन्होंने अपने पास ले लिया। अगर हमें उसको काउंटर करना है तो हमें भी उस तरह से पैसा डालना पड़ेगा। मालदीव्स हो गया, सिशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, इसमें हमें पैसा लगाना पड़ेगा। और हजारों करोड़ की बात हो रही है। जब इतने पैसे की बात होती है तो भाई वो तो तभी हो सकता है जब आपकी पूरी जीडीपी ग्रो करे। जब वो ग्रो करेगी, इकोनॉमिक हेफ्ट आएगी, तो अपने आप हम रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स भी बनेंगे और एक काउंटर फोर्स भी बन पाएंगे चीन को लेके। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, आपने मेरे ब्लॉग के बारे में कहा, मैंने उसमें ये भी कहा है कि अंडमान निकोबार के ऊपर हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है। एक मैं आपको कर्नल सिंह बताऊंगी कि अंडमान निकोबार आइलैंड कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर उसका जो दक्षिण मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, वो इंडोनेशिया से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है, और उसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो म्यांमार से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। अगर इस एरिया में आप समझिए इंडिया अपने आप को नेवल स्ट्रेंथ डेवलप कर सकती है, अपने आप को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डेवलप कर सकती है उस पूरी रीजन को, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकता है चीन की हेजिमोनी के खिलाफ। बट उन सब के लिए मूल बात आ जाती है कि हमें उस तरह का पैसा क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कह रही हैं। तो अगला सवाल ये है कि आपने आज ट्वीट भी किया, आपने रैंड कॉर्पोरेशन को लेकर उसके एक स्टडी को लेकर आपने ट्वीट किया जिसमें कहा गया है कि 2025 तक हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो $12.5 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि हम उस दिशा में किसी भी लेवल पर चलते दिख रहे हैं? सिंपल आंसर अगर दूंगी तो नो। ये 2011 की स्टडी है जिसमें रैंड कॉर्पोरेशन ने कहा था कि उनके हिसाब से इंडिया और चीन का वो कंपैरिजन कर रहे थे। उन्होंने लगा कि चाइना उस समय, देखिए आप, हम लोग कितने पास आ सकते थे। ये 2011 की स्टडी, रैंड कॉर्पोरेशन जो कि बहुत बड़ा थिंक टैंक है दुनिया का, यूएस बेस्ड, उन्होंने कहा था कि 2025 में अगर इंडिया का जीडीपी $2.8 ट्रिलियन होगा, $2.5 ट्रिलियन होगा, तो चाइना का जीडीपी $13.8 ट्रिलियन होगा, यानी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर, बराबर का। पर अब वो फासला इतना ज्यादा बढ़ गया है इंडिया और चाइना के बीच में कि अब इस तरह की नंबर्स के पास पहुंचना कठिन नहीं, असंभव है इस वक्त। और उसका मैं सारा दोष कोरोना को देना मुझे लगता है कर्नल सिंह गलत है, क्योंकि उससे पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। एब्सोल्युटली। इकोनॉमिक, जैसे आपने इकोनॉमिक की बात करी और अभी ये रैंड कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहे हैं, और आपने अपना जो व्यू रखा कि हम जो है उस दिशा में बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जा रहे जिस तरीके से उसमें प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जैसा कि आपने भी बोला कि नेवल पावर्स को अपनी को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अंडमान को हमें स्ट्रेटेजिकली डेवलप करना पड़ेगा टू काउंटर चाइना। सो इन दैट केस कि ये पहले मुर्गी पहले अंडा, तो अगेन जब पैसा नहीं होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल, शुरू में पैसा नहीं होगा तो हम एक सीमा से आगे स्वयं नहीं कर पाएंगे। बट मुझे लगता है जो काफी स्ट्रेटेजिकली लोग जानते हैं, बट एक फैक्टर ऐसा है जो शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स को और ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि हमें लगता है कि अमेरिका ही इकलौता ऐसा फोर्स है इंडियन ओशन रीजन में। ये गलत है। फ्रांस जो है वो उतना ही बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन रीजन में। दुनिया में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हम कहते हैं कि जो हमारी लैंड के आगे जो हमारा टेरिटरी, जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वो फ्रांस के सेकंड हाईएस्ट है। यानी कि एक जो 2-3 उनके जो द्वीप होते हैं उसके साथ के जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो कितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आप फ्रांस से समझ सकते हैं। इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस का भी एक रीयूनियन आइलैंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी नेवल प्रेजेंस है, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइप्स करने से हमें अंडमान निकोबार में काफी फायदा मिल सकता है। और दूसरा, ये जो हम लोगों की थिंकिंग है कि हम ज्यादा अमेरिका की तरफ झुक जाएंगे तो हम भी उन्हीं के खेमे में आ जाएंगे और हमें नुकसान हो सकता है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट भी पूरा हो जाता है अगर हम फ्रांस के साथ अगर अपनी डिफेंस कोलैबोरेशन ज्यादा क्लोज कर लेते हैं, स्पेसिफिकली फॉर अंडमान निकोबार। देखिए वो रीयूनियन आइलैंड में जो इंडियन ओशन में है वो पहले ही हैं, वो अगर अंडमान निकोबार की एक्सेस उन्हें मिलती है तो उन्हें भी फायदा होगा, और हमें उनकी डिफेंस कोलैबोरेशन से अपनी मिलिट्री डेप्थ, नेवल डेप्थ में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। In fact,
करेक्टली, आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ जून और जुलाई, जब फ्रांस के भी रक्षा मंत्री या उनके नेवल चीफ आए थे इंडिया में, और तब भी इस प्रकार की कोऑपरेशन की बात हुई थी, और शायद उनकी नेवी के जहाजों के साथ कुछ हमने कोई एक्सरसाइज भी करी थी। आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हुआ था। फ्रांस के साथ हमारे नेवल ड्रिल्स होते रहते हैं, बट वो नेवल ड्रिल्स मोर रेकी और सर्विलेंस फोकस रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें अंडमान निकोबार को कैसे यूज करना है। हमें उसे सर्विलेंस के तौर पे यूज करना है, सिर्फ एक रेकी के तौर पे यूज करना है, या पावर प्रोजेक्शन के तौर पे यूज करना है। अगर जब तक हम ये आंसर नहीं दे पाएंगे तब तक फ्रांस नहीं कर सकता। टू द आर्गुमेंट, अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है कि कारवार के अंदर एक न्यू थिएटर कमांड क्रिएट हो रही है, जिसके अंदर नेवल प्रेडोमिनेंस रहेगी, और उसके अंदर अंडमान की भी बात हुई है, जहां पर स्ट्रेटेजिक बेसिस बनाने की बात हुई है। बहरहाल, तो अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, जिस तरीके से इंडिया लुक ईस्ट की तरफ एग्रेसिव रहा है, और आई मीन ओवरऑल इंडो पैसिफिक की बात करें, तो उसी का नतीजा है कि आसियान भी आज हिंदुस्तान के साथ है, ऑन द सेम पेज एज फार एज द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड। ऑस्ट्रेलिया भी है, और फ्रांस भी बेसिकली है। तो अगर ये सब चीजें हैं, तो साथ साथ हम देखते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर भी इंडिया की अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो आप इंडिया को भी इस लार्जेस्ट कैनवस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन देखती हैं, या मिडिल ईस्ट को आप अलहदा रखेंगी इस पूरे विषय से? देखिए, हम लोगों का मिडिल ईस्ट का पर्सपेक्टिव अलाइन नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि हमारे तो सारे ऑयल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वहीं से आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट बाकी सारे देशों के लिए नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी हमारी अलग रहेगी एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर वेस्टर्न पावर्स। बट आउटसाइड ऑफ मिडिल ईस्ट, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसमें इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया का प्रेजेंस और इंडिया की स्ट्रेंथ्स, ये इस वक्त अलाइंड है अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। मूल रूप से हम अलाइंड है इस वक्त, और उसका मैं एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि ये रियलाइजेशन सबको आई कि हमें क्यों अलाइन होना चाहिए। इंडिया अगर इंडियन ओशन रीजन पे फोकस कर रहा था, और उसे लगा कि हमें साउथ चाइना सी पे इतना नहीं फोकस करना है, क्योंकि वो दूर की बात है और हमें किसी और के मसले में क्यों पड़ना है। दिसंबर 2019 में चाइना का एक नेवल वेसल हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आ गया। इट्स अ वायलेशन ऑफ योर जोन कि अगर कोई आपके एरिया में बिना बताए आ जाए। चाइना का रिसर्च वेसल पिछले साल आया इंडियन ओशन रीजन में, तो ये हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल थी कि ये मत सोचो कि साउथ चाइना सी बहुत दूर है और हमारे साथ कुछ नहीं होएगा, क्योंकि चाइना अब पूरे रीजन को एक समझकर उसमें डोमिनेट करना चाह रहा है। तो इस वक्त आपका आंसर, मैं क्वेश्चन का आंसर ये दूं कि इंडिया और उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी प्रेजेंस इस वक्त अलाइंड है इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन में। बहरहाल मिडिल ईस्ट को लेके हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी। थोड़ी सी अलग। And finally, we are talking about checkbook diplomacy, और जिस तरीके से चाइना अपनी इकोनॉमिक माइट और मसल के चलते, चाहे मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका हो, और चाहे और अन्य मुल्क हो, उसी के चलते क्या आपको लगता है कि नेपाल भी थोड़ा सा लड़खड़ा गया था? और अगर वो लड़खड़ा गया था तो अभी क्या स्थिति है? क्या वो अभी भी एंटी इंडिया स्टांस रख रहा है, या उसके अंदर कुछ आपको बदलाव देखने को लग रहा है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा। देखिए, बात अगर बिगड़ने में इतना समय लगा है तो इतना आसानी से नहीं सुलझेगा। और एक मैं उसका आपको कारण बताऊंगी क्यों। क्योंकि अगर आपने मालदीव्स और मॉरिशस का एग्जांपल लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, श्रीलंका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिशेल्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इन सब रीजन्स में मुझे लगता है हम लोग उन्हें एड प्रोवाइड कर सकते हैं जापान के साथ। वी कैन हैव अ कोलैबोरेशन विद जापान फॉर सिशेल्स, मॉरिशस, मालदीव्स, एंड टुगेदर काउंटर चाइनीज चेकबुक डिप्लोमेसी, क्योंकि वो जापान के भी इंटरेस्ट को अलाइन करता है बिकॉज ऑफ देयर मैरीटाइम इंटरेस्ट, पर उनका इंटरेस्ट नेपाल में नहीं हमारे साथ अलाइन होता है, तो हमें वहां पे खुद चाइना को काउंटर करना पड़ेगा उनकी चेकबुक डिप्लोमेसी को लेके। उसमें साथ हमारा अमेरिका ही दे सकता है, बट न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कितना साथ देगा ये कहने वाली बात है, देखने वाली बात है। तो मुझे लगता है नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसपे हमें और काम करने की जरूरत है, स्ट्रेटेजिक रीजन से, हिस्टोरिक रीजन से, कल्चरल रीजन से। इट इज अस्टॉनिशिंग कि हम कहां तक आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ आवर डाइवर्जेंस, बट मुझे लगता है अगर थोड़ा समय और हम इस पे काम करेंगे तो शायद थिंग्स कैन बी अ लिटिल बेटर। And finally, ma'am, last question that I would like to ask you is कि
बात पूरी इंडो पैसिफिक रीजन की हो रही है और उसकी अहमियत भी हमको समझ में आ रही है। उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हमको साफ दिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो एशिया की जो सदी है उसके अंदर हम एक मेजर प्लेयर बन के उभरें। तो ऐसे में जो अभी तक जो हमारा कॉन्वर्सेशन, स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशन, जनरली इट हैज बीन फोकस्ड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड पाकिस्तान सेंट्रिक। तो इट्स टाइम टू चेंज। क्या हमें पाकिस्तान की सेंट्रिसिटी से अब हटना चाहिए और अपना जो विजन है उसको और ब्रॉडन करना चाहिए? एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। एक तो हमें अपना पाकिस्तान ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा, दूसरा अपना कॉन्टिनेंटल माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। जब दुनिया मैरीटाइम की बात कर रही है तो वी कांट बी ऑब्सेसिंग ओवर कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी, वी आल्सो हैव टू हैव अ मैरीटाइम स्ट्रेटजी, नेवल स्ट्रेटजी। हर साल हम बात करते हैं कि आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की, दुनिया भर में सारी मॉडर्नाइजेशन होने के बाद आर्मी के नंबर्स कम हो चुके हैं। हम एक लौता ऐसा देश है, बड़े देशों की बात कर रही हूँ, जिसमें आर्मी के नंबर्स फिर भी ज्यादा हैं, and that refrains us from modernizing and it refrains us from focusing on our naval and air force capabilities. हमारी naval strengths पे अगर आपको तो मुझसे पहले as an army man you know the numbers even better than me in terms of how far we lack in terms of our naval capabilities, but हम उस पे focus सिर्फ तभी कर पाएंगे जब हम अपना continental obsession कम करके maritime पे focus करना शुरू करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी गहराई के साथ सारे मुद्दों के ऊपर रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी गौरी द्विवेदी जी। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इंडो पैसिफिक रीजन की महत्वता के बारे में बात करी, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनके बारे में बात करी। आई एम श्योर आपको ये प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।